बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। तो आज हम एफएससी पार्ट 1 चैप्टर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री, और इसमें हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और जिसको हम पार्टीशन लॉ भी कहते हैं, ये हमारा जो है वो आज टॉपिक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें हमने एक चीज़ जो है वो जाननी है, वो ये चीज़ जाननी है कि दो इमिसिबल सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट किस तरह से अपने आप को एक कांस्टेंट रेशो के हिसाब से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता होता है। तो वीडियो से पहले जो है वो लेक्चर से पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो को जो लाइक और कमेंट्स जो है वीडियो के बारे में अपना ज़रूर दीजिएगा। तो चलें जी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ, अब डिस्ट्रीब्यूशन लफ्ज़ से क्या मतलब है। डिस्ट्रीब्यूट से ये लफ्ज़ निकला है जिसके मानी होते हैं तकसीम करना। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यानी कि एक ऐसा कानून जिसके ज़रिए से हम कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो अमूमन यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि हमने एक सोल्यूट का जो है वो बिहेवियर पढ़ना है कि जो दो इमिसिबल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स को कहा जाता है कि जो आपस में सॉल्युबल नहीं होते। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे आ सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड, कि जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो एक सॉल्यूट अपने आप को दो इमिसिबल लिक्विड में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन, कि उसकी जो रेशियो है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहती है दोनों लिक्विड्स में, इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड, बजाय ये कि जो आपने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड की है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता, उससे इंडिपेंडेंटली। मतलब ये मैटर नहीं करता कि आपने सॉल्यूट कितना ऐड किया है, बल्कि मैटर ये करता है कि वो जो सॉल्यूट है वो अपने आप को दोनों इमिसिबल लिक्विड में बराबर तकसीम करेगा। अब इमिसिबल लिक्विड्स क्या है जो आपस में हल नहीं होते। अब हमें ये बात अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि कौन से लिक्विड्स आपस में हल नहीं होते। तो दो तरह के लिक्विड होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो इसका मतलब ये होगा कि एक हमारे पास पोलर लिक्विड होगा और जो दूसरा होगा वो हमारे पास नॉन पोलर लिक्विड होगा। यानी कि अब हमने ऐसा सॉल्यूट लेना है जो पोलर लिक्विड में भी उसी लिहाज से हल हो और नॉन पोलर में भी उसी लिहाज से हल हो, और इस चीज़ की जो स्टडी करता है, इस चीज़ को जो हम कहते हैं वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ है। इसकी एप्लीकेशन जो है वो सेपरेशन और प्योरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस में से जो है वो एक तो ये किया जाता है कि किसी भी सब्सटेंस को जो है वो आपने प्योरीफाई करना है। सेकंड क्या है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ये डिपेंड करता होता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट पे। अब डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन टू इमिसिबल लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट, कि जो आपने सोल्यूट या सब्सटेंस आपने दो इमिसिबल लिक्विड में ऐड किया हुआ है, उस सब्सटेंस की जो वैल्यू है, उस सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है, वो दोनों लिक्विड में बिल्कुल इक्वल है। यानी कि इक्विलिब्रियम की हालत में होती है कि जितना लिक्विड जो आपका सोल्यूट है वो एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड में मूव कर रहा है, उसी लिहाज से जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर भी आ रहा होता है। यानी कि दोनों इमिसिबल लिक्विड के अंदर जो है वो आपका जो सोल्यूट है वो प्रॉपरली और इक्विलिब्रियम में होता है। तो इसको हम के से डोनेट करते हैं। के क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन ऑर्गेनिक फेज, जो कि CCl4 अमूमन लेते हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन एक्वस फेज, एक्वस से मुराद वाटर वाली फेज होता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयोडीन बिटवीन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड वाटर कंटेनिंग KI। आई यहाँ पे कैपिटल है, ये पोटाशियम आयोडाइड को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। कि अब हमने आयोडीन की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है कार्बन टेट्राक्लोराइड में और ऐसे वाटर में जिसमें हमने पोटाशियम आयोडाइड हल किया हुआ है। एक चीज़ जहन में रखिएगा अपने, आयोडीन जो है ये नॉन पोलर है, और ये नॉन पोलर होने की वजह से कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल होती है लेकिन वाटर में नहीं होती। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि आयोडीन हमारे वाटर में भी सॉल्युबल हो तो हमने क्या करना है कि पहले वाटर में पोटाशियम आयोडाइड आयन KI जो है वो साल्ट लेकर हल कर लेना है।
इससे क्या होगा कि जो Ki जब आप वाटर में हल करते हैं तो ये आपके पास जो है वो एक मीडियम प्रोवाइड कर देता है जो कि फिर आयोडीन को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो कंसीडर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ I2 यानी कि आयोडीन बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड, जैसा कि दो इमिसिबल लिक्विड में हो CCl4 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर व्हेन Ki इज एडिड इन वाटर इट आयोनाइज टू फॉर्म अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब आप ये पोटेशियम आयोडाइड पानी में डालते हैं तो K पॉजिटिव अलग हो जाता है और I नेगेटिव अलग हो जाता है। अब आयोडीन रिएक्ट विद आयोडाइड आयन। अब देखें जो हमने आयोडीन ऐड की हुई है, जो हमने दो इमिसिबल सॉल्वेंट में आयोडीन ऐड करनी, तो जो वाटर होगा ना, वाटर वाली लेयर में जो पोटेशियम आयोडाइड जो है वो हल होगी, वो I नेगेटिव और I2 आपस में मिलकर ट्राई आयोडाइड आयन जो है वो इन रिवर्सिबल रिएक्शन, ये जो डबल हेडेड एरो ज़ाहिर करते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझे कि ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, ये पानी से भारी होता है तो ये नीचे है, और ये जो ऊपर वाली आपको कलरलेस लेयर दिख रही है यहाँ पर जो है ये वाटर है। अब आयोडीन डायरेक्टली सॉल्युबल होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, लेकिन हमें वाटर में ऐड करने के लिए क्या करना पड़ा, पोटेशियम आयोडाइड, और पोटेशियम आयोडाइड में से सिर्फ I नेगेटिव आयन जो है वो I2 के साथ रिएक्शन करते हैं और ट्राई आयोडाइड आयन जो है ये बना लेता है। और ये देखें ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि ये ट्राई आयोडाइड आयन दोबारा से I नेगेटिव और I2 में जो है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर जितनी वैल्यू I2 की नीचे से ऊपर मूव कर रही, उतनी I2 की ऊपर से नीचे मूव कर रही। मतलब ये ना समझिएगा कि भाई जितना आयोडीन इधर हो गया उतना ही आयोडीन इधर हो गया, उसके बाद इनका कांटेक्ट नहीं रहा, नहीं, बल्कि आयोडीन का एक्वस लेयर में ट्राई आयोडाइड आयन बनाने में भी इक्विलिब्रियम है, और I2 का यहाँ पे I2 CCl4 वाली लेयर में मूवमेंट का भी जो है वो इक्विलिब्रियम है। So thus iodine dissolve as I3 negative ion in water. Now if CCl4 is added to an aqueous layer of the triiodide ion, iodine is more soluble in CCl4, यानी कि ये ज़्यादा soluble है, पीछे मैंने बताया दोनों नॉन पोलर है इस वजह से। So it move from aqueous layer to CCl4 layer। तो इस तरह क्या होगा, फिर ये aqueous layer से CCl4 layer में रिवर्सिबल मेथड से क्या करेगी, अपनी ट्रांसफर मूविंग शुरू कर देगी। एज रिजल्ट ब्राउन कलर ऑफ ट्राई आयोडाइड आयन इन एक्वस लेयर फेड्स। फिर क्या होगा, जो ब्राउन कलर है पोटाशियम इसका ट्राई आयोडाइड आयन का जो है ना I3 नेगेटिव का कलर ब्राउन होता है, तो वो जो ब्राउन कलर है फेड्स, मतलब आहिस्ता आहिस्ता हल्का होना शुरू हो जाएगा एक्वस लेयर से, यानी कि जो एक्वस लेयर है फिर वो कम ब्राउनी शुरू हो जाएगी, मतलब उसके ब्राउन कलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, और हमें पता चल जाएगा कि भाई अब आयोडीन जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड की तरफ मूव कर रही है। वाइल द पर्पल कलर ऑफ द फ्री आयोडीन अपीयर्स इन CCl4, CCl4 में पर्पल कलर आना शुरू हो जाएगा। तो दिस सिस्टम ऑफ CCl4 एंड H2O इज शेकन टू इंक्रीज द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू लेयर्स। तो अब हम चाहते हैं कि आयोडीन CCl4 में ज़्यादा से ज़्यादा मूव करे, तो फिर हम उसको शेक करेंगे, ठीक है। तो उस सोल्यूशन को जब शेक करेंगे तो वो और ज़्यादा इंटरमिक्सिंग होगी, और आयोडीन जो है वो वाटर वाली लेयर से दोबारा CCl4 जो है CCl4 में जाना शुरू कर देगी। Thus the more and more iodine move from aqueous to organic layer. After some time equilibrium is established between the two layer. At this point the rate of movement of I2 from H2O to CCl4 become equal to the rate of movement of I2 from CCl4 to H2O। अब एक वक्त आएगा जब आप शेक कर देंगे, बिल्कुल करके रख दिए अच्छे तरीके से, तो फिर क्या होगा कि जितनी आयोडीन I2 की फॉर्म में CCl4 में जा रही है, उतनी ही आयोडीन दोबारा CCl4 से H2O में वापस मूव कर रही है। Thus at equilibrium the ratio of concentration of I2 in both layer will be constant at constant temperature. It does not depend upon the amount of iodine added। लेकिन ये अमाउंट ऑफ आयोडीन पे नहीं डिपेंड कर रही, मतलब 5 ग्राम ऐड की है, 10 की या 15 की, नहीं, इस पे ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। अच्छा, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट जनरेटेड बाय। अब इसको आप इस तरह, अब के I2 CCl4 में और I2 एज I3 इन एक्वस फॉर्म में होगा, तो ये आपके पास डायग्रामेटिकली जो है वो बता दिया गया है। जज़ाकल्लाह जी।